जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम देखेंगे 6 सितंबर को कैसे सवाल आएंगे और 7 सितंबर को साथियों कैसे सवाल आएंगे। मैं कहूंगा साथियों आपकी आज की ये एकमात्र वीडियो आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी। आप यहां से देखेंगे कि डिक्टो बहुत सारे सवाल आपको अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने जितने क्वेश्चन जिन जिन सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदी से 5 सवाल है ना, जीके जीएस में हिस्ट्री से इतने सवाल, ज्योग्राफी से इतने सवाल, तो उतने उतने सवालों को हम लोग देखेंगे और ये सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मैं कहूंगा पूरे सिलेबस का निचोड़ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। पहले हिंदी के 5 सवाल हैं, देखिए हिंदी के 5 सवालों में से कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही कि ये बोली किसकी इकाई है। क्या बोली भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है? नहीं। राज्य की छोटी इकाई नहीं, देश की छोटी इकाई नहीं साथियों। अगर ये सवाल आता है तो बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है। उसके बाद देखिए कह रही कि नी जो उपसर्ग है, ये नी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है? यानी कि उपसर्ग नी कहां पर लिखा है? देखिए इसमें तो बड़ी ही लगा है और पहली बात तो इसका उपसर्ग है ही नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर सातु नी उपसर्ग है, इसलिए आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कवि का स्त्रीलिंग बता दीजिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है सातु? कवित्री होता है। कभी कभी कवित्री की सही वर्तनी भी आपसे पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऐसे लिखी जाती है कवित्री। उसके बाद देखिए कह रहे कि चंद्रमा के लिए पर्यायवाचियों वाली पंक्ति मुझे बताइए कौन सी है। तो देखिए चंद्रमा की अगर बात करें, निशाकर कहते हैं, सुधकर नहीं कहते हैं साथियों, है ना। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है। निशाकर कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इंदु नहीं लिखा हुआ, इदु लिखा हुआ, जो कि गलत है। निशाकर कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, इंदु कहते हैं, यानी कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि आपसे यहां पर अगर बात करें करके संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बताते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको तो विशेषण कहा जाता है। ये बहुत छोटे क्लास में आपने पढ़ी होगी विशेषण की परिभाषा कि क्या होती है। तो भैया जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है उसको विशेषण कहा जाएगा। कह रही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है ना 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो कहां पर शुरू हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मेरठ से साथियों शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल ने किया था, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने किया था? क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की संगठन की स्थापना की थी, बताइए। तो किसके द्वारा की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना? मैं कहूंगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात करें तो साथियों इनके संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब ए ओ ह्यूम के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग की अगर बात करें इसके बाद कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप साथियों अपनी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम जो है ना, इस पेपर को साथियों आप 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कुछ तरीका बताया जा रहा है, वो आप लोग देख लीजिए। देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? लगभग 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जो 2021 में यूपी पेट का पेपर हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, इन 3 वर्षों में लगभग कितनी शिफ्ट हुई साथियों? लगभग 10 शिफ्ट हुई थी। तो इन 10 शिफ्ट का आपके लिए साथियों सोल्यूशन तैयार किया गया है। आपको भी पता है कि पेट का पेपर पीवाईक्यू से ही बनता है, 50% से ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठाए जाते हैं। तो ये 10 शिफ्ट का सॉल्यूशन तैयार हो गया है। हर एक शिफ्ट की अगर बात करें, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी के नीचे होगा। रीजनिंग होगी, मैथ का सॉल्यूशन उसके नीचे होगा, जीके जीएस का आंसर होगा, और जीके जीएस के आंसर के अलावा जो उससे रिलेटिव क्वेश्चन बनते वो भी होंगे, क्योंकि उनकी भी संभावना है आपके एग्जाम में आने की। तो कुल मिला के ये आपको पीडीएफ जो दी जा रही है वो साथियों 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी दी जा रही है और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ दी जा रही है। तो परीक्षा में जितना समय बचा हो साथियों इस पीडीएफ को देखिएगा और सरसरी निगाहों से देखकर साथियों अपने पेपर को देने चले जाइएगा। मेरा मानना है पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। कहने के लू एक प्रकार का क्या है? तो लू क्या साथियों चक्रवात है? नहीं। लू क्या शीत लहर है? मैं कहूंगा नहीं। क्या लू ऊष्म लहर है? बिल्कुल सही जवाब साथियों। लू जो है ना ये एक ऊष्म लहर है। कह रहे कि नीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये तो साथियों मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है ना ये मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और आपके एग्जाम में आएगा। मैं कहूंगा साथियों गंगा यमुना सरस्वती। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो किस झील की बात चल रही है साथियों? वूलर झील की बात चल रही है। वूलर झील आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना साथियों कब शुरू हुई थी? तो पता कब हुई थी साथियों? 10 फरवरी 1951 में हुई थी। बात आपको याद रखना है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मैं कहूंगा साथियों पता कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। यह सवाल भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए इस सवाल को थोड़ा अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। कह रहे कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा की अगर बात करते हैं साथियों किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको कहा जाता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो इसमें से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं? देखिए सूर्य एक खगोलीय पिंड है, तारे भी हैं, ग्रह भी है, लेकिन समुद्र थोड़ी ना होगा, तो नहीं होगा साथियों। इसलिए जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि सूर्य के 72 क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के 72 क्षेत्र की अगर बात करते हैं साथियों इसको कोरोना नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुझे बताइए। तो झीलों के अध्ययन को टोपोलॉजी नहीं कहते हैं, हाइड्रोलॉजी भी नहीं कहते, इसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहते हैं साथियों झीलों के अध्ययन को। उसके बाद देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, क्या वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला देखिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको साथियों आप लोग सब्सक्राइब भी साथियों जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 6 सितंबर और 7 सितंबर का जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग 80% क्वेश्चन हमारी ही क्लासेस से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा ही इतना दिया जाएगा कि इसमें से पेपर आपका साथियों इतना फंसे कि ये समझ लीजिए एक अच्छा स्कोर कार्ड आपके हाथ लगे। ठीक है ना। लेकिन आपको मेहनत से ये सारी क्लासेस देखना है ना। जितनी भी क्लासेस अब मैं लाऊं सारी क्लासेस आपको रेगुलरली अच्छे तरीके से देखना है। जितने क्वेश्चन है चाहे वो जीके जीएस के हो, हिंदी के हो, रीजनिंग मैथ हो, डीआई हो, इंग्लिश हो, सब कुछ साथियों बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप ये एग्जाम साथियों क्रैक कर डालेंगे। चलिए तो बात करते हैं कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्त लिखा है? तो मैं कहूंगा बहुत प्रेम से लिखा था। इन्होंने हाथों से तो लिखा था लेकिन बहुत प्रेम से। इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इन्होंने संविधान को हाथ से लिखा था। कह रहे कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें यही भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कहने के साथ तो यहां पर अगर बात करें लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो साथियों कौन था? मैं कहूंगा जेबी क्लार्क की अगर बात करते हैं जेबी क्लार्क ही लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक था। अगला देखिए एफडीआई की साथियों फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। इसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट है ना, इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहां पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किया जाता है। तो किसके द्वारा आरंभ किया जाता है? मैं कहूंगा हार्मोन के द्वारा आरंभ किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में साथियों पता उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। साथियों सारे के सारे सवाल आप लोग तैयार करते जाइए क्योंकि पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा यहां से ही आपका पेपर फंसेगा, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन साथियों फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिख दीजिए साथियों जय हिंद का, है ना। जय हिंद का कमेंट आप जरूर लिख दीजिए। कह रहे कि मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है साथियों मायोपिया को। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए
यानी कि किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा कोडाइकनाल की बात चल रही है। कोडाइकनाल को ही पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यानी कि सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो ये काम साथियों चार्ल्स विलिंगसन का था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया। तो ज्ञान भारतम मिशन की अगर बात करें, देखिए अब करंट अफेयर के सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी के द्वारा ही साथियों ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो मैं कहूंगा साथियों ब्रिटेन आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ब्रिटेन देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह के नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों वैशाली में किया गया है। वैशाली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप ये सवाल फटाफट याद करते रहिए, हो सकता हो ये क्लास आपको दोबारा ना मिल पाए। तो अभी आपको जो मिल रहा है साथियों उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं कहूंगा अगर सिर्फ ध्यान से ही आपने देखा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर हो जाएंगे। यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये साथियों पता कहां पर शुरू हुआ है? ये अपने उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। यानी कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत यानी कि अटल का जलावतरण साथियों कहां पर किया गया है? तो इसका जलावतरण गोवा में किया गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि मेघनाथ देसाई का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो ये पता कौन थे साथियों? ये एक अर्थशास्त्री थे, है ना। मेघनाथ देसाई का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कहने के निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण जो किया गया है अभी, वो पता कहां से किया गया? वो श्री हरिकोटा में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशियन यूथ चैंपियनशिप में दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों शैलेश जेजुरीकर है और शैलेश जेजुरीकर को ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किसने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों इंग्लैंड की अगर बात करते हैं, इंग्लैंड ने ही महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता है। अब यहाँ पर साथियों आपके डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो लगभग 5 सवालों को हम लोग देखेंगे साथियों डीआई के। और देखिएगा ये डिक्टो भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले पेट में भी साथियों ऐसा हुआ था कि पढ़ाया गया और डिक्टो डीआई के साथियों सवाल आ गए, है ना। यानी कि जहां से हमने कंटेंट उठाया वहां से एग्जामिनर ने भी कंटेंट उठा लिया। ऐसा हुआ था पिछली सालों में भी। चलिए तो अब अगर बात करते हैं, कह रहे कि निम्न आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। यानी कि क्लास 6 है, क्लास 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अगर बात करते हैं साथियों देखिए ये जो है ना खाली खाली ये बॉयज है, जैसे कि ये वाला आपका बॉयज हो जाएगा और ये जो डार्क वाला है ये गर्ल्स हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 6 में कितनी लड़कियां पास हुई हैं, तो आप यहां पर जाओ, क्योंकि लड़कियां ये वाली हैं, देखिए ये वाली, तो 70 लड़कियां पास हुई हैं। पूछा जाए कितने लड़के पास हुए हैं, तो लड़कों वाला ये है 80 लड़के पास हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 9 में कितनी लड़कियां पास हुई, तो लड़कियों वाला ये देखिए ये 80, और कितने लड़के पास हुए हैं, तो लड़के 70 पास हुए हैं ना। तो इस पर आधारित साथियों आपकी ये पूरी डीआई है। पहला सवाल है कह रहे कि वो कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं। अब यहाँ पर बात की गई है विद्यार्थियों की, यानी कि यहाँ पर बॉयज भी आ जाएंगे और साथियों गर्ल्स भी आ जाएंगे। अगर हम साथियों बात करते हैं क्लास 6 में कि क्लास 6 में कितने बॉयज प्लस गर्ल्स
पास हुए हैं। देखिए ये 80 लड़के हुए हैं और 70 लड़कियां हुई हैं, यानी कि क्लास 6 में 150 विद्यार्थी पास हुए हैं। क्लास 7 की अगर बात करते हैं तो 40 लड़कियां और साथियों, सॉरी 40 लड़के और 100 लड़के हो जाएंगे। 40 क्या हो जाएंगी, लड़के 40 लड़के हो जाएंगे और 100 लड़कियां, यानी कि 140 क्लास 7 में पास हुए हैं। क्लास 8 की बात करें तो साथियों 50 और 90 140 यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर 9 की बात करते हैं तो 70 और 80 वही 150 आ जाएंगे। इसकी अगर बात करते हैं 70 और 90 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर पास किया गया है क्लास 10th में। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्लास 10th हो जाएगा। और क्लास 10th कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि क्लास 7, 8 और 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्लास 7 से स्टार्टिंग की गई, 7, 8 और 9, इसमें पहले निकाल लीजिए साथियों लड़कों की संख्या, है ना। तो ये 40 ये हो जाएंगे और इसमें कितने 90 यानी कि 130 और ये 130 और 130 और 70 यानी कि 200। तो बॉयज की अगर बात करें या गर्ल्स की बात करें तो 200 बॉयज हो गए। और गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो साथियों ये 100 और ये कितनी 50, 150, 150 और साथियों 80, 230, 280, 230 इधर हो गई। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20:23 आपका बॉयज का और गर्ल्स का अनुपात आ जाएगा। जो कहां पर लिखा हुआ है साथियों, जो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है ना। तो यहां पर साथियों उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की औसत संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो लड़कों की अगर बात करते हैं साथियों, लड़कों वाला ये वाला है, देखिए 80 हो जाएंगे, है ना। 80 इधर हो गए और इधर कितने हो जाएंगे, 80 और 40 120, 120 और 90 कितने हो जाएंगे साथियों, 210 हो जाएंगे। 210 साथियों इतने हो गए। और अगर बात करते इधर 70 की, 70 आपके ये हो गए और इधर बात करें 70 की, तो इनको जरा प्लस कर लीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा और ये आपका 3 यानी कि 350 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें कितनी कक्षाएं हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 कक्षाएं हैं। तो इसको 5 से भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, 70 आ जाएगा। और 70 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कुल मिला के लड़कों की संख्या का योग और लड़कियों की संख्या का योग आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिए। तो लड़कियों की अगर बात करते हैं साथियों, लड़कियों की संख्या ये कितनी है, 70 और ये 10, 170, 170 और 50 कितना हो जाएगा साथियों, 220 हो जाएगा। 220 और ये 80 यानी कि कितना हो गया साथियों, 300 हो गया। 300 और 90, 390 यानी कि बॉयज और गर्ल्स की अगर बात करते हैं साथियों, 390 लड़कियां हो गई। लड़के कितने अगर बात करें तो शायद 350 जोड़े थे ना हमने लड़के, तो 350 इधर आ जाएंगे। तो ये इससे कितना क्या है साथियों, कम है। तो मैं कहूंगा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने कम है, तो 40 कम है। इस 40 को आपको प्रतिशत में बदल लेना है, क्योंकि प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है। 40 कम है किससे, 390 से, तो 390 यहां पर आएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर रहा 400 और नीचे रहा साथियों 39। इसको आपको क्या करना है, इसको ही आपको साथियों यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको आप क्या करिए साथियों, कैलकुलेट कर डालिए। ये आपका 400 आ गया, ये आपका 39 आ गया, है ना। तो लगभग मेरे हिसाब से देखिए अगर ये 10 बार में हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा, है ना। 10 बार में देखिए कट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, 39 से कम 39 हो जाएगा, बचेगा 1 और ये। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर साथियों क्या एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले यहाँ जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ेगा। तो 39 दुना कितना हो जाएगा साथियों, 39 दुना आपका 78 हो जाएगा। 39 दुना आपका 78 हो गया। अब जो बचेगा कुल मिला के 10.2 करके आंसर आ रहा है और 10.2 करके आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपके उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अब रीजनिंग के सवाल यहाँ पर स्टार्ट हैं आपके सामने। तो रीजनिंग के बहुत शानदार सवालों को साथियों हम लोग देखेंगे, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से, मतलब मधुमक्खियों का संबंध भिनभिनाने से है, तो मुर्गियों का संबंध किससे होगा। गरजने से मुर्गियां गरजती नहीं है, किकियाती भी नहीं है, मुर्गियां कुटकुटाना करती हैं। तो इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि निम्न वेन आरेख में त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ठीक है, ये त्रिभुज की अगर बात करते हैं साथियों, ये लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है। क्या साथियों,
अगर बात करें ये लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि वृत्त जो है ना काली आंखों वाली व्यक्तियों को दर्शा रहा है। तो वृत्त की अगर बात करते हैं, ये काली आंखों वाली, क्या साथियों, काली आंखों वाली को दर्शा रहा है, काली आंखों वाली, है ना, काले आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। और आयत भूरे बालों वाले, तो शॉर्ट में लिख देते हैं साथियों, आयत की अगर बात करते हैं तो भूरे बालों वाले को दर्शा रहा है। और वर्ग जो है ना साथियों, वर्ग ये लड़कों को निरूपित करता है, लड़कों को बता रहा है ना। तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है। लंबे, है ना, क्या लंबे, लंबे तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से आंसर होना चाहिए। लंबे और काली, और सर्किल में से भी आंसर होना चाहिए, है ना। लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल नहीं है, बाल नहीं है। बाल की अगर बात करते हैं साथियों, भूरे बाल की बात कही गई थी, भूरे बाल, यानी कि भूरे बाल नहीं है, यानी कि आंसर आपका जो होना चाहिए वो इसमें से नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी ये तीनों होना चाहिए, है ना, तीनों होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं सी की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों लंबा व्यक्ति भी है, लड़का भी है, और ये काली आंखों वाला भी है। तो लेकिन ये भूरे बाल इसके नहीं है सी के। तो सी क्या होगा साथियों, सी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए साथियों इस सवाल को। आपसे कहा जा रहा है कि 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। ये पूर्व की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, एक पंक्ति हम बना लेते हैं साथियों। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथियों यहाँ पर 5, ये 5 लोग यहाँ पर आ गई। अब कहा जा रहा है कि सभी का मुंह पूरब की तरफ है, यानी कि इस तरफ इनका मुंह है। कहने के भूमिका जो है ना ये विभा और श्वेता के बीच में बैठी हैं। ठीक है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी हैं, ये एक्स कुछ नहीं है। राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हैं। तो एक काम करिए, श्वेता को आप कहीं पर सबसे पहले बैठा लिए। मान लीजिए श्वेता अगर आप यहां पर बैठा लेंगे तो श्वेता के बाईं ओर, है ना, श्वेता के बाईं ओर राशि बैठेंगे। या एक काम करिए, यहां पर अगर आप बैठा लेंगे श्वेता को, है ना, तो श्वेता का बाईं ओर ऊपर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएंगी, राशि बैठ जाएंगी। ठीक है, यानी कि दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, दक्षिण छोर ये होगा, दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी पूछा जा रहा है। अब इसको देखिए, कह रहे कि विभा और श्वेता के बीच में भूमिका है। तो विभा और श्वेता के बीच में, अच्छा विभा अगर बात करते साथियों, श्वेता यहां पर आ गए, और तो विभा कहां पर बनेंगी, है ना। विभा की अगर बात करें, या आप एक काम और कर सकते हैं साथियों, श्वेता को अगर आप यहां पर बैठा लेंगे तो हम कर सकते हैं साथियों के श्वेता और विभा, विभा को फिर हम यहां पर बैठा देंगे, है ना। तो बस करना कुछ नहीं था, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। मैंने आपसे बताया था कि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि है। तो श्वेता अगर यहां पर बैठती हैं तो हमारा सब कुछ सही हो जाता है। श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि है, यानी कि राशि सातु यहां पर है। और कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे कि विभा और श्वेता के बीच में भूमिका है। तो श्वेता और विभा के बीच में, है ना, श्वेता और विभा के बीच में कौन है साथियों, भूमिका है, यानी कि भूमिका आपकी साथियों यहां पर आ जाएंगी। अब बचा कौन, एक बचा साथियों अरुणिमा बची। तो मैं कहूंगा अरुणिमा जो है ना वो साथियों यहां पर आ जाएंगी। तो दक्षिणी छोर पर कौन है साथियों, विभा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों विभा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कहां पर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। टी एक छोर पर बैठा है, ठीक है ना। तो देखिए 8 मित्र हैं और पंक्ति में बैठे हैं साथियों, एक टी एक छोर पर बैठा है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और साथियों 1 8, 8 लोगों की जगह हमने यहाँ पर अभी तो बना दी है। उसके बाद कहने के टी एक छोर पर बैठे हैं, यानी कि टी यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। कहने के क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, और वी एस और यू के बीच में बैठा है। डब्ल्यू टी के दाईं बगल में बैठा है, और आर पी के बाईं और बगल बैठा है। पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करिए, क्योंकि ये सबसे सटीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। टी के दाएं और बगल में बैठा है डब्ल्यू, तो आप टी को कहीं पर भी बैठा सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी कह रहे थे, टी एक छोर पर बैठा है। तो अगर टी को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो टी का दायां तो फिर तो इधर हो जाएगा, इधर तो कोई है ही नहीं, यानी कि टी जो बैठेगा वो उस छोर पर नहीं बैठेगा बल्कि इस छोर पर बैठेगा। और यानी कि टी के दाएं और बगल में बैठा है डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू सा तो यहाँ पर बैठेगा। अब डब्ल्यू यहाँ पर भी करके डब्ल्यू और आर के बीच में
क्यू बैठा है, तो डब्ल्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू हमने बैठा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर जो है ना ये पी के बाईं ओर बगल में है, तो आर जो है ना साथों ये पी के बाईं ओर बगल में, ठीक है, ये भी हो गया। कहने के पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो पी और यू के बीच में 8 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि P और U के बीच में तो दो लोग हैं ना, तो साथों U आपका यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दूसरे छोर पर कौन बैठा है, तो दूसरे छोर पर आपसे साथों यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा, दूसरे छोर पर, एक छोर तो ये हो गया, एक छोर ये हो गया, पहला छोर ये और दूसरा छोर ये, यानी कि U बैठा है, तो U कहाँ पर है साथों, U आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में, देखिए यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा। T एक छोर पर बैठा है, Q W और R के बीच में बैठा है, Q जो है ना W और R के बीच में बैठा है, ये हो गया। करके S और U के बीच में V बैठा है, तो S और U, अच्छा S और U के बीच में कौन बैठा है, V बैठा है। तो कुल मिला के यहाँ से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता तो आप बहुत आराम से कर डालते। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन है आपके सामने और आपके सामने यहाँ पर साथियों निष्कर्ष है। कथन को देखिए और निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है यहाँ पर और कौन सा यहाँ पर गलत है। कहने के सभी एंजाइम विटामिन है, तो साथियों मान लीजिए क्या हो गए, एंजाइम हो गए, और सभी एंजाइम जो है ना साथियों ये विटामिन है। कहने के सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहने के सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, तो बिल्कुल सही, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखिए कभी भी कथन पॉजिटिव में आए तो जो निष्कर्ष होता है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, अगर आता है तो उसको हम कट कर देते हैं, यानी कि निष्कर्ष सिर्फ एक अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपके यहाँ पर साथियों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स के क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के हम लोग देख लेंगे और फिर वीडियो ये एंड हो जाएगी। चलिए, तो कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है ना। 50 किलोग्राम भार व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है साथियों। तो कहा जा रहा है कि नए व्यक्ति का भार यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, क्या इसका एक सूत्र होता है नए व्यक्ति का भार, क्या साथियों एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर। नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार, यही तो हमें निकालना है नए व्यक्ति का भार। तो नए व्यक्ति का भार बराबर होता है पुराने व्यक्ति का भार, क्या साथियों, पुराने व्यक्ति का भार, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पुराने व्यक्ति का भार प्लस नए लोगों के भार में जो वृद्धि हुई है ना, जो वृद्धि हुई है, वृद्धि यहाँ पर साथियों कितनी हुई है, एक तरीके से अगर बात करें 2.5 की हुई है ना, 2.5 की हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड। तो वृद्धि जो है, वृद्धि निकलेगी 8 लोगों के औसत भार में इतने किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो 2.5 की गुणा 8 से आपको कराना है, वो साथियों वृद्धि होगी, है ना, वही तो वृद्धि होगी। तो 2.5 की गुणा साथियों जब आप 8 से कराओगे तो कितना निकलेगा साथियों, यहाँ पर करा के एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो पुराने भार वाला व्यक्ति, पुराने व्यक्ति का भार कितना था साथियों, 50 बताया गया, और वृद्धि कितनी है, 20 है, यानी कि नए व्यक्ति का भार जो निकलेगा वो साथियों 70 किलोग्राम निकलेगा। 70 किलोग्राम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं, 5 विषयों में अमित का जो औसत आया है वो 72 आया है। कहने कि यदि इन 3 विषयों में से, यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत, यानी कि इन 5 विषयों में से अगर 3 विषयों में से उसको 70 अंक प्राप्त हुए, तो शेष विषयों के प्राप्तांक यानी कि 2 विषयों का आपको औसत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 5 विषयों का निकाल लीजिए, 5 गुणा 72 से निकालिए, आपको 5 विषयों में प्राप्त हुए कुल योगफल मिल जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 1 36 हो जाएंगे। इसको जरा देखिए, है ना, ये तो साथियों 210 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस देखिए, वो 2 विषयों का योग आ जाएगा, है ना। तो अंतर देखिए साथियों, 360 में से 210 को जरा घटाइए, 0 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 150 आ गया। ये 2 विषयों का योगफल है। अब 2 विषयों का औसत निकालना है तो 2 से भाग कर दीजिए, 75 आ जाएगा। और 75 कहाँ पर लिखा हुआ है, 75 आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन 6 दिन 8 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और कार्य के लिए 2950 रुपए प्राप्त हुए तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी।
चलिए साथियों, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों ए की, तो ए जो काम करता है वो 5 दिन में कोई काम कर पाता है। बी की अगर बात करते हैं साथियों, ये 6 दिन में काम कर पाता है। और सी की अगर बात करें 8 दिन में काम करता है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जो कि टोटल काम हमारा होगा, है ना। तो इनका एलसीएम साथियों क्या, 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 54 सातु। क्या अगर यहाँ पर हम किससे एक काम करिए, एलसीएम निकाल लीजिए सही तरीके से, क्योंकि अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप भी नहीं निकाल पा रहे हो। तो 5 का 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, तो 3 का 3, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब 2 आएगा, 3 आएगा एक बार और फिर 5 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24 और 24 पंजे 120, यानी कि 120 यहाँ पर साथियों आएगा। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें 5 की किससे करो गुणा के, ये आ जाए, यानी 5 की भाग 120 से करो, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। 6 दूना 12 हो जाएगा और 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ए डेली, है ना, ए की अगर बात करते हैं क्षमता की, यहाँ पर अगर बात करें तो 24 है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, अब हम ये मान सकते हैं कि ए को भैया 24 रुपए अगर प्राप्त हुए, तो बी को 20 रुपए, तो सी को 15 रुपए, ये हम कर सकते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2900 क्या बी की पूछी जा रही है, यानी कि ये पूछी जा रही है 2950 रुपए सबको मिले। 2950 रुपए साथियों, है ना, तीनों की यहाँ पर कमाई है, लेकिन बी की कमाई कितनी है, 20 है। और नीचे इनका योगफल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 आपका हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करा लीजिए जरा आप। चलिए एक काम करिए, 59 पंजे देखिए जरा कितने होते हैं। 59 पंजे की अगर बात करते हैं, 9 पंजे 45 हो गया, 5 पंजे 25, बिल्कुल सही साथियों। 59 एकम 59, 59 पंजे 295 हो जाएंगे, जीरो का जीरो लगा दिया। 50 की गुणा 2 से करोगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी कि बी का जो पैसा निकलेगा, धनराशि निकलेगी, वो 1000 निकलेगी। तो 1000 यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। एक आध सवाल और बाकी है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कह रहे कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। एक मिश्रण में एल्कोहल की अगर बात करते हैं साथियों और जल की बात करते हैं, तो 3:4 का अनुपात है। यानी कि इसमें 8 लीटर अगर पानी मिलाने पर एल्कोहल जल का अनुपात इतना हो जाता है, तो मिश्रण की मूल मात्रा क्या है। मिश्रण की मूल मात्रा 3x 4x यानी कि 7x है, तो 7x की वैल्यू आपको निकालना है। तो 3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसमें 8 लीटर पानी मिलाया गया है ना। 8 लीटर पानी मिलाया, पानी का तो ये है, तो 8 लीटर पानी मिलाया गया, तो इनका अनुपात 5:8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ये चीज, इसको कैलकुलेट करके x का मान निकाल लीजिए और फिर 7x की वैल्यू आपको निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24x आ गया। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40 आपका हो जाएगा। 24x में से 20x जाएगा तो 4x बचेगा, बराबर 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, 3x 4x बोले तो 7x, 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। और 70 कहाँ पर लिखा हुआ। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सवाल हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। करके सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सिमिलर का सिनोनिम बताना है। सबसे पहले सिमिलर का मतलब पता क्या होता है, समान। कहते नहीं कि ये तो बिल्कुल उसके ही सिमिलर है, यानी कि उसके ही बिल्कुल समान है। तो इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर एलियन की बात करें, तो इसका मतलब होता है अजनबी। इसका मतलब क्या होता है साथियों, अजनबी, इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एलाइक की अगर बात करते हैं साथ, तो एलाइक का मतलब क्या होता है, एलाइक का मतलब भी लगभग समान ही होता है, यानी कि सिमिलर का सिनोनिम एलाइक हो जाएगा। इक्वल की अगर बात करें, इक्वल का मतलब क्या होता है साथियों, बराबर होता है। सेवरल की अगर बात करें, सेवरल का मतलब अनेक होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली वर्ड है, आपको बताना है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथ, तो इन किसकी स्पेलिंग सही नहीं आपसे पूछा जाए। देखिए क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी कि इसका क्या मापदंड है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सॉलिटरी की अगर बात करें, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है बिल्कुल एकांत में, है ना, सॉलिटरी। और लॉजिबल की अगर बात करते हैं साथियों, लॉजिबल की स्पेलिंग की अगर बात करें, लॉजिबल साथियों यहाँ पर होना चाहिए LOGIBLE, लॉजिबल होता है साथियों। लॉजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य,
ये पढ़ने योग्य इसका मतलब होता है। चलिए, तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं थी तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एम्पल का आपको सातों एंटोनिम बताना है। अच्छा, एम्पल की अगर बात करें, एम्पल का मतलब क्या होता है सातों? प्रचुर, है ना, कि बहुत सारा है, प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें क्या हो जाएगा? कम मात्रा में हो जाएगा, है ना, कम मात्रा में हो जाएगा या साथियों अल्प हो जाएगा। तो इसकी इस इंग्लिश क्या होती है साथियों? स्पेयर होती है? नहीं, है ना। इनफ होती है? नहीं। प्लेंटी होती है ना, प्लेंटी होती है साथियों, या स्कार्स होती है? मैं कहूंगा स्कार्स होती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के टू, कह रहे के सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, इसका मतलब पता है क्या होता है सातु? धोखा देना इसका मतलब होता है। क्या इसका मतलब क्या होता है सातु? धोखा देना होता है, यानी कि टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। तो इसकी इंग्लिश आपको बताना है। धोखा देने के लिए आप क्या कह सकते हैं? विन अगेंस्ट समवन नहीं, इन इंचेंट समवन नहीं, टू चीट समवन बिल्कुल सा। तो इसका मतलब होता है धोखा देना, इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, कह रहे कि इफ द नेबर्स हैड नॉट स्टॉलन फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के क्या आएगा? प्रोवाइड आएगा, है ना। क्या आएगा ये बात आपको बताना है। या प्रोवाइडेड यहाँ पर आएगा कि इफ द नेबर्स हैड नॉट प्रोवाइडेड फूड, यानी कि अगर जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो अगर फूड प्रोवाइड नहीं करते, वी माइट हैव स्टार्व्ड, यानी कि भूखे मर सकते थे। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रोवाइडेड आ जाएगा और प्रोवाइडेड बिल्कुल सटीक वर्ड यहाँ पर जाकर साथियों बैठेगा। ठीक है ना। तो ये साथियों आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारे सब्जेक्ट के साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए।